आज का पाठ है आवारा मसीहा। इस भाग में हम इस पाठ की समरी पढ़ेंगे, संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे, जिससे कि कम समय में ये पाठ जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ अगर आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये 6 भागों में टुकड़े टुकड़े करके पाठ को समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर आप ब्रेक ले लेकर इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप उसे ज़रूर समझें। अगर आप ओवरऑल आइडिया लेना चाहते हैं या एक रिवीजन लेना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो ये समरी सेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस पाठ की समरी को पढ़ने की और समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम प्रस्तुत पाठ या जीवनी, अब ये जो पाठ है वो एक जीवनी है। जीवनी यानी जिसमें किसी भी लेखक के जीवन से संबंधित जानकारी होती है। ये जीवनी आवारा मसीहा लेखक विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित है। ये जो पाठ है जिसका नाम है आवारा मसीहा, ये एक जीवनी है और जो इसके लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर जी। वास्तव में ये महान कथाकार शरद चंद्र की जीवनी है। शरद चंद्र जो कि बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार रहे हैं, उनके विषय में विष्णु प्रभाकर जी ने ये आवारा मसीहा नाम का लेख लिखा है, जिसमें शरद चंद्र के जीवन की कुछ ऐसी अनोखी बातें बताई हैं जो कि शरद चंद्र ने फेस की हैं अपनी लाइफ में, जिसे प्रभाकर जी ने लिखा है। परंतु इस पाठ में केवल आवारा मसीहा उपन्यास के प्रथम पर्व यानी दिशाहारा का अंश ही प्रस्तुत है। अब ये एक बहुत बड़ा जो लेख है वो एक बहुत बड़ा लेख है। ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उस लेख का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं जो कि प्रथम पर्व है दिशाहारा नाम से। तो ये बहुत छोटा सा अंश जो है आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। पाठ के नाम के नीचे दिशाहारा अंश देखेंगे कि ये दिशाहारा अंश से दिया गया है, जो भी हिस्सा आपको इस पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा लेख है। आपको यहाँ पर शरद चंद्र के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें पता लगेंगी। इसका जो एक्चुअल और जो बड़ा अंश है वो आप पढ़ सकते हैं। उपन्यास के इस अंश में लेखक ने शरदचंद्र के बाल्यावस्था, यहाँ पर लेखक ने जो शरदचंद्र अपने बाल्यावस्था में थे उस काल से लेकर जो किशोरावस्था है यानी कि अब उनके एडोलेसेंट एज तक की जो स्टोरी है वो दिशाहारा अंश में दिखाई है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। यहाँ तक के अलग अलग पहलुओं को वर्णित करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया है, जिसमें बचपन की शरारतों में भी शरद के एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। उनके रचना संसार के समस्त पात्र हकीकत में उनके वास्तविक जीवन के ही पात्र होते हैं। यानी जो यहाँ पर बात की गई है वो हकीकत के वास्तविक पात्र होते हैं, ये बनावटी पात्र नहीं होते। यहाँ पे शरदचंद्र के जीवन से संबंधित जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो सब हकीकत है और सच्चाई है, और वो किस तरीके से बाल्यावस्था से और किशोरावस्था तक के जीवन का जो दिशाहारा अंश में उनके जीवन के बारे में बताया है लेखक ने यहाँ पर, और लेखक है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। तो कितने उस उम्र में भी वो संवेदनशील थे, इमोशनल थे, कनेक्ट करते थे चीज़ों को, गंभीर थे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को गहराई से लेते थे, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। तो पाठ को हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही है, किस तरीके से शरदचंद्र का जीवन जो है माता पिता के साथ रहा, उनके माता पिता के जीवन में कितनी समस्याएं थी, नाना नानी के यहाँ किस तरीके से रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की। सारी चीज़ों को एक एक करके लेखक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। आपको ऐसा लगेगा किसी बच्चे का जीवन जो है हम देख रहे हैं साफ साफ हमारी आंखों के सामने। पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और जब इंटरेस्ट आपका आएगा तो चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अपनी माँ के साथ बालक शरदचंद्र जो है वो अपने नाना के घर कई बार आ चुका था, लेकिन जब 3 वर्ष पहले का आना कुछ और ही तरह का हुआ करता था। शरद के पिता जो मोतीलाल है यायावर प्रवृत्ति यानी कि घुमक्कड़ व्यक्ति थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे वो, उन्होंने कभी भी एक जगह बंद कर रहना पसंद ही नहीं किया। अब यहाँ पर शरदचंद्र के जीवन से संबंधित बातें शुरू होती हैं। शरदचंद्र जो है अब अपने नाना के घर आया हुआ अपनी माँ के साथ, लेकिन जब 3 साल पहले आया करता था उस आना को अलग, वो एक अलग आना होता था। अब जो आया है नाना के घर वो एक अलग है आना। पिता जो है मोतीलाल जिनका नाम है वो यायावर प्रवृत्ति के हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, वो घर में बंद कर एक जगह नहीं रहते, घर परिवार की जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारियों से नहीं निभाते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति अपने घर को बनाकर रखे और जीवन भी चले और अपने शौक को भी पूरा करे। उन्होंने कई नौकरियों को त्याग दिया। वे नाटक,
कहानी, उपन्यास आदि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते, लेकिन उनका जो शिल्पी मन है, यानी जो रचनाकार जो मन है, वो किसी दास्ता को स्वीकार ही नहीं कर पाता। मोतीलाल जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, एक जगह बंद कर नहीं रहते हैं। वो लिखते हैं, नौकरियां बहुत की उन्होंने, लेकिन सबको छोड़ दी उन्होंने, मन ही नहीं लगता उनका। नाटक, कहानी, उपन्यास लिखते हैं तो लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि मन बहुत चंचल है उनका, किसी दास्ता को स्वीकार ही नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आता है कि रचनाएं अधूरी रह जाती थी। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया जाता है मोतीलाल के विषय में, जो कि शरद के पिता हैं, कि उन्होंने बच्चों के लिए भारत का एक नक्शा तैयार करने की, मानचित्र तैयार करने की कोशिश की, शुरुआत की। लेकिन तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? अब उनके मन में प्रश्न उठता है कि हिमाचल की जो गरिमा है, जो उसका अस्तित्व है, क्या मैं इस मानचित्र में दिखा पाऊंगा उसे? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे बढ़ ही नहीं सका। जब पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया, यानी जब वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो गए, असंभव हो गया, चीज़ें अब नहीं चल पा रही हैं, तब शरद की जो माता है भुवन मोहिनी ने अपने पिता केदारनाथ से याचना की, यानी प्रार्थना की, और एक दिन सबको लेकर अपने पिता के घर भागलपुर चली आई। और मोतीलाल के इसी व्यवहार की वजह से, जहाँ वो अपने परिवार की देखरेख नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, शरद की माँ जो है वो अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ जाती हैं। इसी के लिए शुरू में बोला कि 3 साल पहले जिस तरीके से आना हुआ करता था नाना के घर, वो अब की आने के जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार माँ जो है बच्चों को लेकर यहाँ रहने आ गई हैं। परिवार ढंग से नहीं चल रहा था, इस वजह से नाना के घर में शरद का पालन पोषण अनुशासित, यानी बहुत ही डिसिप्लिन में, रीति और नियमों के अनुसार होने लगा। भागलपुर विद्यालय में सीता बनवास, चारुपीठ, सद्भाव, सद्गुरु तथा प्रकांड व्याकरण इत्यादि पढ़ाया जाता था। प्रतिदिन पंडित जी यानी शरद के नाना के सामने परीक्षा भी देनी पड़ती थी। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था, बच्चे जो पढ़ रहे हैं डेली अपने नाना के सामने उनको प्रेजेंट भी करना पड़ता था कि उन्होंने क्या सीखा है, और विफल होने पर, यानी कि ढंग से उसे पेश ना कर पाने पे कि तुमने आज क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, उसको दंड भी भोगना पड़ता था। तब लेखक को एहसास होता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही है। घर में बाल सुलभ शरारत पर भी कठोर दंड दिया जाता था। उस वक्त ऐसा लगता था कि नाना के सामने अगर जो भी सीखा है, अगर वो ढंग से ना बता पाओ, दंड मिलता है, तो बच्चा होने के कारण उनको ये महसूस होता था, वो गहराई से सोचते थे कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य का दुख ही पहुंचाना है क्या? अब घर में बाल सुलभ जो शरारतें होती है, जो बच्चे खेलते कूदते शोर मचाते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, कठोर दंड दिया जाता था उसके लिए। फेल होने पर पीठ पर चाबुक पड़ते थे। नाना के विचार से बच्चों को केवल पढ़ने का अधिकार है, प्यार और आदर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जो शरद चंद के नाना थे, उनका सिर्फ मानना ये था, उनका इसी विचार में विश्वास था कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी, ज़्यादा प्यार और आदर देने से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वहाँ सृजनात्मकता के कार्य भी लुक छुप कर करने पड़ते थे। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी के जो रिलेटेड कुछ भी काम है, वो बहुत छुप छुप कर करने पड़ते थे, क्योंकि ये अलाउ नहीं थे, वो स्वीकार नहीं करते थे। शरद को घर में निषिद्ध कार्यों को करने में बहुत आनंद आता था। घर में जिन चीज़ों को करने से मना किया जाता था, उन्हीं कामों को करने में शरद को बहुत मजा आता, बहुत आनंद आता। निषिद्ध कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्रता का तथा जीवन में तरोताजगी का एहसास होता था। और इतने डिसिप्लिन्ड माहौल में जब वो उन चीज़ों को, निषिद्ध कार्यों को करने की वो जो लुक छुप कर करने की जो आदत है, उससे उनको स्वतंत्रता महसूस होती थी, तरोताजगी महसूस होती थी उनको अपने जीवन में। शरद के नाना लोग कई भाई थे। अब यहाँ पर शरद के नाना की बात हो रही है कि वो, उनके जो नाना है वो कई भाई थे और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते थे। मामाओं और मौसियों की संख्या काफ़ी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र शरद का सहपाठी था। जो सबसे छोटे नाना थे, जिनका नाम अघोरनाथ था, उनका बेटा जो है मणिंद्र उसका नाम था, वो शरद का सहपाठी था, साथ में पढ़ता था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था, और इन दोनों को ही पढ़ाने के लिए घर में एक टीचर आते थे, अक्षय पंडित, उनको नियुक्त कर दिया था नाना जी ने। वे मानो यमराज के सहोदर हों, यानी कि सह उदर, यानी एक ही पेट से जन्मे जो 2 भाई हैं,
तो ये ऐसा लगता था कि वो यमराज के भाई हों, इस तरीके से लगते थे। मानते थे कि विद्या का जो निवास है वो गुरु के डंडे में है। उनका क्या मानना था? किनका? अक्षय पंडित का, जिनको नियुक्त किया गया था इन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, नाना ने किया था। उनका विश्वास था कि गुरु का जो डंडा होता है उसी डंडे में शिक्षा का निवास होता है, विद्या का निवास होता है। यानी डंडे पड़ते हैं, बच्चे विद्या को ग्रहण करते हैं। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना यानी कि सिंह की तरह, शेर की तरह दहाड़ने के साथ साथ रुदन की यानी रोने की जो करुण ध्वनि है वो भी सुनाई देती रहती थी। शरद को पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना जो है अति प्रिय काम लगता था। ये सारे काम, ये जो कि निषेध था, ये सारे ही काम जो है आप देखेंगे प्रकृति से कनेक्ट है। यहाँ पर शरद के जो शौक है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है शरद को। शरद और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती थी। दोनों साहित्य प्रेमी थे, सौंदर्य बोधी थे यानी जो सौंदर्य को समझ पाते थे, और प्रकृति के प्रेमी थे, संवेदनशील भी थे और कल्पनाशील भी थे, और यायावर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यानी कि यहाँ पर हम ये सारे शौक जो देख रहे हैं शरद में, वो सब पिता से मिले हुए हैं। पिता में भी यही शौक थे जो शरद में है। कभी कभी शरद जो है किसी को कुछ बताए बिना ही गायब हो जाता, पूछने पर वो बताता कि वो तपोवन गया था। वास्तव में तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था जहां शरद सौंदर्य उपासना किया करता था। एक ऐसी जगह उसने खोज निकाली थी जहां नदी किनारे अच्छी खासी लताओं से घिरी हुई जगह थी। तो देखने में वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर बैठकर आनंद मिलता था। वहां पे सौंदर्य की उपासना करता था शरद, और अकेले में कभी कभी वो वहां पर समय बिताने के लिए बिना बताए घर से चला जाया करता था। एक बार गंगा घाट पर जाते हुए शरद ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री के रुदन का करुण स्वर सुना, तो शरद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते, उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। ये सचमुच का रोना है। अब आप इन पंक्तियों से जब जानेंगे कि यहाँ पर शरद जो है वो कितना गंभीर सोचते हैं, कितना ज़्यादा उनमें गंभीरता है। ऐसा व्यक्तित्व था बच्चे का एक, जो कि किसी भी चीज़ को इतनी गहराई से सोच सकता था, समझ सकता था, उस पर विचार कर सकता था। अब यहाँ पर एक बार अभी हमने चर्चा की कि शरद जो है कभी कभार बिना बताए घर से चले जाया करते थे तपोवन, और जहाँ पर लताओं से घिरे और गंगा नदी का घाट था वहाँ पर बैठते थे, तट था वहाँ पर। और उन्होंने एक दिन वहाँ पर एक वाकया देखा ऐसा कि एक स्त्री जो है अंधे पति की मृत्यु पर रो रही है, और उस रोने को सुनकर, उस स्वर को सुनकर शरद को ऐसा लगा कि जो दुखी लोग होते हैं वो अमीर आदमियों की तरह दिखावा नहीं करते और जोर जोर से रोते नहीं हैं, उनका स्वर तो प्राणों तक को भेद जाता है। यानी जो गरीब आदमी का दुख होता है, उससे किसी को जब बिछो होता है तो उसकी जो मजबूरी है, जो वो किसी तरीके का अपना जो रुदन प्रकट करते हैं, वो उनकी दुखी आत्मा को पेश करता है। और वो रोना असल का रोना होता है, वो अमीर आदमियों की तरह रोना नहीं होता जो दिखावे के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोया जाता है। यहाँ पर उतनी जोर से चिल्लाने और रोने की प्रक्रिया अगर नहीं भी होती है तो एक दुखी व्यक्ति का जो रुदन होता है वो आपकी आत्मा तक पहुँच जाता है। और इस तरीके से एक व्यक्ति का रोना भी जो है शरद को इतना गंभीर विचार जो है तक पहुंचने में सहायक हो जाता है। और इस तरीके से शरद जो है वो कितना गंभीर सोच सकते हैं, किसी भी सोच पर, किसी भी विचार पर, किसी भी तरीके के एक नज़रिए पर वो अपनी एक अच्छी खासी गहरी सोच भी तैयार कर सकते हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। छोटे से बालक के मुख से रुदन की अति सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ के एक मित्र ने भविष्यवाणी की थी कि जो बालक अभी से रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानने का एहसास रखता है तो भविष्य में अपना नाम जरूर ऊंचा करेगा। अघोरनाथ जो कि शरद चंद्र के सबसे छोटे नाना थे, उन्हीं के मित्र ने शरद को रोने के ऊपर इतना गंभीर विचार देते हुए जब देखा तो उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि जो बच्चा इतनी सी उम्र में रोने की कई प्रकारों को समझ सकता है, उसके एक एहसास को अपने पास रखता है, तो वो भविष्य में अपना एक दिन नाम जरूर ऊंचा करेगा।
अघोरनाथ के मित्र की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। शरद के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था, यानी लाइब्रेरी थी। मजे की बात यह है कि शरद ने पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला था। व्यक्तियों के मन के भाव को जानने में शरद का महारत हासिल थी। शरद को मतलब कि कोई व्यक्ति के जो भाव है, इमोशंस है, उसको बहुत अच्छी तरीके से शरद जो है समझ जाते थे। उसको महारत हासिल थी। स्कूल में जो लाइब्रेरी थी उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा साहित्य जो है शरद ने पढ़ डाला था। परंतु नाना के घर में उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई था ही नहीं। उतना ज़्यादा गंभीर मंथन विचार करने वाला बच्चा जो है, और नाना के घर में उसकी कोई प्रतिभा को पहचान ही नहीं पा रहा था। शरद छोटे नाना की पत्नी कुसुम कुमारी को अपना गुरु मानते रहे। शरद जो है अब अपने जो छोटे नाना है उनकी पत्नी यानी कि उनकी छोटी नानी जो है उनको अपना गुरु मानने लगे। नाना के परिवार की आर्थिक हालत अब खराब होने पर शरद के परिवार को देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। जैसे जैसे समय बीता, नाना के परिवार की आर्थिक हालात जो है वो खराब होने लगे। अब इतने लोगों का खर्चा वहाँ पर उठा पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए शरद और उसकी परिवार यानी कि शरद और उसके माता को जो है वापस अपने घर जो है लौट कर आना पड़ा। घर कहाँ है उनका? अपना देवानंदपुर में, यानी कि शरद के पिता का जो घर है। मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। वास्तव में शरद में कहानी पढ़ गढ़ कर सुनाने की जो जन्मजात प्रतिभा थी, जो शरद है उनमें ये गुण भी था कि वो कहानी को गढ़कर यानी कहानी को तैयार करके, और जो सुनाने की जो प्रतिभा थी वो जन्मजात थी, यानी जन्म से ही प्राप्त थी। शरद को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से ही मिली। अब ये लिखने का टैलेंट कहाँ से आया? अपने पिता की जो रचनाएं, अधूरी रचनाएं अलमारी में उसे देखने को मिली, वहीं से उसका शौक भी पनपा और एक कोशिश जो है उसको आगे बढ़ाती और लेती चली गई। अब जब इस अलमारी में शरद अपने पिता की लिखी कुछ अधूरी रचनाओं को देखता तो उन्हीं रचनाओं के माध्यम से शरद का लेखन मार्ग प्रशस्त हुआ। जब अलमारी में उसने अपने पिता की अधूरी रचनाओं को देखा तो उसको देखकर उसके मन में उनको लिखने की, आगे बढ़ाने की जो इच्छा जाहिर हुई, उसी से उसका लेखन मार्ग जो है आगे को बढ़ चला। उसे लिखने की प्रेरणा मिली, बल्कि शरद ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन से जुड़ी कई घटनाओं एवं पात्रों का सजीव चित्रण भी उसने पेश करने का पूरा प्रयास किया है। यानी अपने वास्तविक जीवन से कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से उसने उठाए हैं और वास्तविकता के साथ उसे पेश किया है। भले ही कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया हो, कुछ भी है, लेकिन जो भी है वास्तविकता थी उसमें। 3 वर्षीय नाना के घर भागलपुर रहने के बाद शरद को फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। जैसा कि भी बताया गया कि नाना के घर में अब आर्थिक हालात जो है सही नहीं थे, तो शरद और उसकी माँ को देवानंदपुर वापस लौटना पड़ता है। इस परिवर्तन के कारण अब ये फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इस परिवर्तन के कारण उसे पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन साथ ही साथ अनुभव भी बढ़ रहे थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार यानी कई प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा एक अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया। यानी भागलपुर में जब शरद रहते थे तो बहुत शैतानियां करते थे, लेकिन उन शैतानियों के बावजूद भी शरद को ये पता था कि उसको जो सही चीज़ें हैं उसको छोड़नी नहीं है और एक अच्छा लड़का बने रहने का पूरा प्रयत्न करना है, जो कि उसने कभी नहीं छोड़ा। पढ़ने में भी वो बहुत चालाक था, चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, और गांगुली परिवार में इतना कठोर अनुशासन यानी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होने के बावजूद भी वो कई बार उन डिसिप्लिन को तोड़कर और विद्रोह को जगाता था और अपने मन की भी करता था। परंतु ये कामना भी बड़ी प्रबल थी, किसी से छोटा नहीं बनूंगा, इसलिए उसकी प्रसिद्धि भले लड़के के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा, और बहुत सारी शरारतों के बीच में उसका ये शौक कि वो अकेले में बैठकर एक गहन चिंतन किया करता था, गहरी सोच में डूबा करता था, किसी भी चीज़ पर अपनी ऑब्जर्वेशन को और भी ज़्यादा बड़ा करता चला गया, और यही आत्मचिंतन उसको बड़ा बना देता है। वह 15 वर्ष की आयु में कहानी लेखन कला में पारंगत होकर गांव में प्रसिद्धि पा चुका था। 15 साल की उम्र की बात है, इतना आत्मचिंतन करना ही जो है इसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से वो इतनी सी उम्र में लिखने लगे और उसमें पारंगत हो गए और प्रसिद्धि भी पा चुके थे। गांव के जो जमींदार हैं गोपाल दत्त, मुंशी के पुत्र अतुल चंद ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद्र शरद को थिएटर दिखाने कोलकाता ले जाता है और शरद से उसकी कहानी लिखने को कहता है। शरद ऐसी कहानियां लिखता कि अतुल चकित रह जाता।
अब यहाँ पर अतुल जो है उसको कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करता, थिएटर ले जाता है और फिर बोलता है कहानी लिखने को। अब शरद ने ऐसी कहानियाँ लिखी कि अतुल उसे देखकर, पढ़कर, समझकर जो है चकित, हैरान रह जाता। अतुल के लिए कहानियाँ लिखते लिखते शरद ने मौलिक कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दी। मौलिक यानी मूल, अपनी खुद की कहानियाँ लिखनी भी शुरू कर दी। अभी यहाँ पर अतुल जो है उसको थिएटर दिखाता और थिएटर देखकर जो है कुछ उससे प्रेरणा लेकर या फिर जो भी है एज इट इज़ उसके लिए एक कहानी रिटर्न वे में देने को बोलता, वो लिख देता और उसी को पढ़कर वो हैरान हो जाता। अब ये लिखते लिखते शरद जो है अपनी मौलिक, खुद की ओरिजिनल अपनी जो कहानियां हैं वो लिखने लगे। शरद का कुछ समय डेहरी आन सोन नामक स्थान पर बीता। जो कुछ समय शरद ने अपने जीवन को जो है डेहरी आन सोन नामक स्थान पर बिताया और शरद ने ग्रहदाह उपन्यास में इस स्थान को अमर कर दिया। अब जब शरद ने अपनी एक रचना लिखी ग्रहदाह, तो उसमें उसने इस जगह की चर्चा की और इसके बारे में ऐसी चर्चा की कि उस स्थान को अमर ही कर डाला उसने। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद है। अब श्रीकांत नामक जो उपन्यास है शरद का, उसमें जो श्रीकांत है वो स्वयं शरद है। अब यहाँ पर हमने पहले भी कई बार बता दिया है कि शरद जो है अपनी रचनाओं में अपने जीवन की वास्तविकता से उठाए हुए कुछ किस्सों को लिखते हैं और कैरेक्टर के नाम चेंज हो जाते हैं। तो अब ऐसे श्रीकांत उपन्यास में श्रीकांत को ने स्वयं शरद ही है। काशी कहानी का जो नायक है उनका गुरुपुत्र है, जो शरद का घनिष्ठ मित्र था। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में जीवंत किया है। एक लंबी यात्रा के दौरान उसने एक विधवा स्त्री को देखा था, जिसमें उसने चरित्रहीन उपन्यास नामक एक उपन्यास लिखा। उसमें उस स्त्री का वर्णन करके उन्होंने उसको भी जीवंत कर दिया। तो आप देखेंगे कि सब कुछ रियलिटी है इनके रचनाओं में। विलासी कहानी के सभी पात्र कहीं ना कहीं लेखक से ही जुड़े हैं। विलासी कहानी जो है वो उनकी ही रियल लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं। शुभदा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उन्होंने उकेरा है। यानी शुभदा नाम से जो भी रचना है उनकी, उसमें उन्होंने हारून बाबू का जो कैरेक्टर दिखाया है वो उनके स्वयं पिता मोतीलाल हैं, जिन्होंने उनको यहाँ पर अपने वास्तविक जीवन से निकालकर अपनी रचनाओं में शामिल किया है। तपोवन की जो घटना है उसने शरद को सौंदर्य का उपासक बना दिया और तपोवन में जीवन जो बिताया है उन्होंने उसको सौंदर्य का उपासक उपासक बना दिया। यानी कि सौंदर्य को देखकर उसी में गुम हो जाना। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ और उनके जीवन में ये सब कुछ जो भी चल रहा था उसके चलते वो एक साहित्य प्रेमी हो गए, साहित्य की साधना करने लगे, उसका बीजारोपण हो गया और वो एक साहित्यकार के रूप में अपने लाइफ से जो भी एक्सपीरियंस मिला, अनुभव मिला, कड़वे अच्छे बुरे जो भी हैं, और उसके चलते जो भी उन्होंने पढ़ा, अपने आत्मचिंतन किया, गहन चिंतन किया और 15 साल की उम्र से जो उनको लिखने की आदत पड़ी और जो साहित्य रचना उन्होंने शुरू की और नाना के घर में जो उन्होंने डिसिप्लिन देखा और उस डिसिप्लिन को तोड़ के भी उन्होंने अपना जीवन जिया है। वहीं पर रहकर उन्होंने तपोवन में रहकर गहन चिंतन किया है, अपने चिंतन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी चलते उन्होंने आप देखेंगे कि उनके छोटे नाना के मित्र ने शरद को रुदन पर एक गहरी सोच जब प्रेजेंट करते हुए देखी तो वो वहीं समझ गए थे कि भविष्य में चल के ये बहुत बड़ा इंसान होने वाला है और यहीं उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के कर्ज से वह कभी मुक्त नहीं हो सका और इस तरीके से आवारा मसीहा जो कहानी है, जीवनी है, वो हमें शरद के जीवन के बारे में बताती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। आप पढ़ेंगे, चैप्टर बहुत लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। पढ़ेंगे, आप समझेंगे, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको आपके एग्ज़ाम पर्पज से भी और कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही। तो इसी तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आप चैनल पर ऑलरेडी पढ़ेंगे, आपको मिलेगी और उसके बाद ये समरी सेशन जो है आपके लिए आपको एक रिवीजन भी देगा। समरी है, आपको ओवरऑल आइडिया भी देगा कि इस पूरे चैप्टर में जो है क्या बताया गया है। और इसी तरीके से चैनल के साथ यूं ही बने रहें जिससे कि हम इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।